हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ तनु। वेलकम टू द सेशन। आज के वीडियो में हम सी टेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे और जो हमारा आज का क्वेश्चन पेपर होगा वो 6 to 8 वाला क्वेश्चन पेपर है। मतलब कि अपर प्राइमरी का क्वेश्चन पेपर है और इसमें हम 15 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि सी टेट 2021 में आए हुए हैं। और ये किस डेट का है तो आप डेट भी देख सकते हैं, 1 जनवरी 2022 को एग्ज़ाम हुआ था और उस एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर है ये। तो इसमें से हम 15 क्वेश्चन जो कि CDP वाले पोर्शन के क्वेश्चन होंगे हम उसको डिस्कस करेंगे और बहुत जल्द ही इसका सेकेंड पार्ट भी आएगा। तो अभी तक हम लोगों ने 2 क्वेश्चन पेपर को डिस्कस किया है। 15-15 क्वेश्चन की हम सीरीज कर रहे हैं। अभी तक हमने 3 क्वेश्चन पेपर मतलब कि 6 क्वेश्चन पेपर और 6 वीडियो को मैंने बनाया है, आप उसको देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर। तो अभी हम देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हम CDP के पोर्शन को डिस्कस कर रहे हैं, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी। ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था, मे बी कि इस बार ऑनलाइन एग्ज़ाम हो या ना हो देखा जा सकता है। अभी ये जानने वाली बात होगी। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं कि आज का सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि बाल विकास में संवेदनशील अवधि को क्या अर्थ है। संवेदनशील अवधि का क्या अर्थ है, मतलब कि सेंसिटिव पीरियड का क्या अर्थ है। केवल संज्ञान और सीखने में तेजी से प्रगति से संबंधित अवधि है। तो केवल वर्ड ये पूरे ऑप्शन को गलत कर रहा है। केवल वर्ड यहाँ पे इसको गलत कर दिया। विशिष्ट क्षमताओं के विकास के लिए इष्टतम अवधि हो सकता है और वह काल जिसमें केवल भाषाई विकास को गति दी जा सके। तो ये तो एकदम ही गलत हो गया, केवल वाली बात कर रहा है तो ये एकदम होगा ही नहीं कि केवल भाषाई विकास को गति देना ही सेंसिटिव अवधि है, तो ऐसा तो नहीं है, मतलब संवेदनशील अवधि है तो ऐसा तो नहीं है। अगला है कि अगला ऑप्शन अगर हम देखें कि वह अवधि जिसमें शारीरिक वृद्धि अपने चरम पर होती है, तो ये भी नहीं है। इसमें सिर्फ शारीरिक वृद्धि की बात की गई, इसमें सिर्फ भाषाई विकास का बात किया गया और इसमें जो है वो केवल संज्ञान और सीखने की बात की गई। तो ये तीनों ही ऑप्शन गलत है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है कि विशिष्ट क्षमताओं के विकास के लिए इष्टतम अवधि होती है। मतलब कुछ विशिष्ट क्षमताएं, मतलब स्पेशल क्षमताएं होती हैं बच्चों में, उसके विकास के लिए सबसे अच्छी अवधि जो है वो मानी जाती है। जैसे कि सेंसिटिव पीरियड उसको कहा जाता है। जैसे कि भाषा का सेंसिटिव पीरियड कुछ होता है, हर एक चीज़ का सेंसिटिव पीरियड जो है वो अलग अलग होता है, लेकिन सिर्फ उसको संज्ञान से जोड़ देना, सिर्फ उसको भाषा से जोड़ना, ऐसे भाषा जो है वो अर्ली चाइल्डहुड में सीखी जाती है, मतलब प्रारंभिक बाल्यावस्था में बहुत जल्दी सीखी जाती है, तो उसके लिए ये सेंसिटिव पीरियड होगा। तो इसी तरीके से शारीरिक विकास का भी सेंसिटिव पीरियड होता है और संज्ञान का भी होता है, मतलब हर चीज़ का होता है, लेकिन किसी एक के लिए सिर्फ ये नहीं बना है। यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल सही है कि विशिष्ट क्षमताओं के विकास के लिए, मतलब जो भी क्षमताएं मनुष्य के अंदर होती हैं उनके विकास के लिए एक इष्टतम अवधि होती है, सबसे अच्छी अवधि मानी जाएगी। जैसे कि भाषा विकास की अगर बात करें तो प्रारंभिक बाल्यावस्था की मतलब संवेदनशील अवधि क्या होती, प्रारंभिक बाल्यावस्था जो होती है वो भाषा विकास की सबसे संवेदनशील अवस्था होती है, मतलब कि सबसे इष्टतम सबसे अच्छी अवधि होती है कि अगर उस एज में बच्चे भाषा सीख जाए, मतलब कोई भी लैंग्वेज बच्चे को सिखा दी जाए तो वो बहुत जल्दी से सीख जाते हैं उस समय। इसी तरीके से शारीरिक विकास का भी एक ऐसा समय होता है जहाँ पे बहुत तेज़ी से शारीरिक विकास होता है और उसके बाद मतलब वो सबसे अच्छा समय होता है शारीरिक विकास का। ऐसे मानसिक विकास के लिए भी होता है। तो सबसे इष्टतम अवधि जो भी मनुष्य के अंदर क्षमताएं होती हैं उसके विकास के लिए सबसे जो अच्छी अवधि मानी जाती है उसे हम संवेदनशील अवस्था कहते हैं। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। यहाँ पे एक बार देख लेते हैं, इंग्लिश में भी सेंसिटिव पीरियड की बात कर रहा है चाइल्डहुड में। चाइल्ड डेवलपमेंट में सेंसिटिव पीरियड का क्या मतलब होता है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही है कि ऑप्टिमल पीरियड फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्पेसिफिक कैपेबिलिटीज़, मतलब जो भी स्पेसिफिक एबिलिटीज़ या कैपेबिलिटीज़ होती हैं उनके विकास के लिए ऑप्टिमल पीरियड मतलब कि सबसे अच्छा समय होता है ये। और ओनली जो है वो ओनली कॉग्निशन एंड लर्निंग, तो ये गलत हो गया। ओनली लैंग्वेज ये भी गलत हो गया। और उसके बाद फिजिकल डेवलपमेंट की बात अपने पीक पर होता है, तो ऐसा सिर्फ एक चीज़ के बारे में बात नहीं किया जा सकता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि
विकास का शीर्षगामी सिद्धांत क्या प्रतिपादित करता है। ये वीडियो मैंने बनाया है, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। एक प्लेलिस्ट है सुपर टेट के नाम से, उसमें मैंने ये चैप्टर कंप्लीट करवाया है, अगर आप चाहें तो वहाँ पे देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। तो विकास का शीर्षगामी सिद्धांत क्या कहता है, मतलब कि सेफेलोकॉर्डल वाला जो सिद्धांत है वो क्या कहता है। विकास सिर से पाँव की तरफ होता है, विकास केंद्र से छोर की तरफ होता है, पैर से सिर की तरफ होता है, या फिर छोरों से केंद्र की तरफ होता है। तो ये दो ऑप्शन तो होता ही नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि पैर से सिर की तरफ विकास नहीं होता, बल्कि सिर से पैर की तरफ होता है। आपने दो ही चीज़ें पढ़ी हैं। और छोर से केंद्र की तरफ भी नहीं होता, केंद्र से छोर की तरफ होता है। तो ये सब तो होगा ही नहीं। पहला ऑप्शन यहाँ पे अगर हम देखें तो क्या है, विकास सिर से पाँव की तरफ होता है। सेफेलोकॉर्डल में क्या होता है, सेफेलोकॉर्डल में जो डेवलपमेंट होता है वो कहाँ से होता है, सिर से होता है और पाँव की तरफ होता है, मतलब हेड से टो की तरफ होता है। और जो ये दूसरा वाला दिया गया है केंद्र से छोर की तरफ होता है, तो ये प्रॉक्सिमो डिस्टल में होता है। तो ये अभी आप देखेंगे किसी ना किसी पेपर में आया ही है, और ये सब बहुत कॉमन क्वेश्चन है, कुछ भी नए क्वेश्चन इसमें नहीं है। 2-4 क्वेश्चन सिर्फ नए आ रहे हैं, और नहीं तो सारे क्वेश्चन जो है वो कॉमन ही आ रहे हैं। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है, यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। एक बार इंग्लिश वाले पोर्शन को देखिए अगर हम, तो सेफेलोकॉर्डल जो है, आप उसको हिंदी में नहीं इंग्लिश में याद रखेंगे तो अच्छा रहेगा। सेफेलोकॉर्डल जो है प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट सेट्स स्टेट, तो डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम हेड टू टो, डेवलपमेंट जो है वो हेड से टो की तरफ होता है, मतलब सिर से पैर की तरफ होता है। तो ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस अवधि के दौरान विचार अमूर्त और आदर्शवादी हो जाता है। ऐसी कौन सी अवधि है जिसके दौरान विचार जो है वो अमूर्त होता है और आदर्शवादी हो जाता है। तो शैशवावस्था में तो बच्चे अमूर्त चीज़ें सोचते नहीं हैं, प्रारंभिक बाल्यावस्था में भी नहीं सोचते हैं, मध्य बाल्यावस्था में भी उतना नहीं होता है। अमूर्त जो होते हैं बच्चे अडोलसेंस, मतलब कि किशोरावस्था में होते हैं। तो ये तो एकदम लड्डू क्वेश्चन था, बहुत ईजी क्वेश्चन था कि आप आराम से कर सकते हैं कि किशोरावस्था एक ऐसी अवधि होती है जहाँ पे बच्चों के विचार जो है वो अमूर्त होते हैं, मतलब एब्स्ट्रैक्ट हो जाते हैं। जो चीज़ें सामने नहीं होती हैं उन सब चीज़ों के बारे में भी बच्चे सोच पाते हैं और बहुत ज़्यादा आदर्शवादी बनने की कोशिश करते हैं किशोरावस्था में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आइडियलिस्टिक एंड एब्स्ट्रैक्ट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ, किस पीरियड के दौरान बनते हैं। तो आप देख सकते हैं कि अडोलसेंस के दौरान बच्चे जो है वो आइडियलिस्टिक, मतलब कि आदर्शवादी बनते हैं। तो डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है। पियाजे के सिद्धांत में संज्ञानात्मक प्रणाली के लिए स्कीमा को पुनर्व्यवस्थित करना, उन्हें स्कीमाओं को से जोड़ने को क्या कहा जाता है। पियाजे के सिद्धांत में संज्ञानात्मक प्रणाली के लिए स्कीमा को पुनर्व्यवस्थित करना और उन्हें स्कीमाओं से जोड़ने को क्या कहा जाता है। मतलब कि ये असेम्बलेशन और एकमोडेशन दोनों की बात कर रहा है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक की बात कर रहा है। कि संज्ञानात्मक प्रणाली के लिए स्कीमा को पुनर्व्यवस्थित करना है, मतलब कि एकमोडेशन करना, स्कीमाओं को जोड़ना मतलब कि ऐड करना भी है और उसके बाद उसको समायोजित करना भी है। तो दोनों के प्रोसेस को हम संगठन कहते हैं। ठीक, तो इसके दोनों को प्रोसेस को हम संगठन बोलते हैं। अगर कोई समायोजन पूछता, मतलब कि अगर हम उसे पुनर्व्यवस्थित करना मतलब कि समायोजन, और जोड़ना मतलब कि अनुकूलन, तो इसमें दोनों पूछ रहा है। दोनों पूछने का मतलब क्या है, इसका आंसर क्या होगा, संगठन होगा। अगर हम यहाँ पे देखें, ये वाले ऑप्शन को, क्वेश्चन को देखते हैं कि रीअरेंजिंग स्कीमास, लिंकिंग देम विद अदर स्कीमास टू क्रिएट अ स्ट्रांगली इंटरकनेक्टेड कॉग्निटिव सिस्टम इन पियाजेस थियोरी इज रेफर्ड टू एज, तो इसे हम ऑर्गेनाइजेशन करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम रीअरेंज भी कर रहे हैं और लिंक भी कर रहे हैं। तो दोनों बातें आ रही हैं, मतलब एसेमिलेशन भी आ रहा है और एकमोडेशन भी आ रहा है। तो जो ऑर्गेनाइजेशन होता है इसके दो पार्ट रहते हैं, एक एसेमिलेशन होता है और एक एकमोडेशन होता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सी ऐसी अवस्था है, जीन पियाजे के अकॉर्डिंग कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चे मानसिक रूप से समस्याओं को हल कर सकते हैं, लेकिन समस्याओं को स्वयं सामग्री से संबंधित होना चाहिए, न कि प्रतीकों से। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि चारों में से ऐसी कौन सी अवस्था है जिनमें से बच्चे मानसिक रूप से समस्याओं को हल कर सकते हैं, लेकिन समस्याओं को स्वयं सामग्री से संबंधित होना चाहिए, न कि प्रतीकों से। तो प्रतीकों से संबंधित नहीं होना चाहिए बल्कि सामग्री से संबंधित होना चाहिए। तो ये कौन सी अवस्था होती है, ये कौन सी अवस्था होती है, तो ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है। ये बी ऑप्शन जो है यहाँ पे बिल्कुल सही है। एक बार इसके इंग्लिश वाले ऑप्शन को देखना पड़ेगा। और
ऐसे कौन से स्टेज हैं चारों में से जिसमें कि स्टेज कैन सॉल्व प्रॉब्लम मेंटली, किस स्टेज में बच्चे जो है वो मेंटली प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, बट द प्रॉब्लम देमसेल्व्स हैव टू बी रिलेटेड टू द मटेरियल एंड नॉट सिम्बॉलिक्स। मतलब वो सिंबल से जुड़े हुए ना हो, वो मटेरियल से जुड़े हुए हों, मतलब कि कॉन्क्रीट हो वो चीज़ें जिसे हम देख सके, छू सके, जान सके। इस तरीके से हमारी सोच पे वो डिपेंड, मतलब कि जैसे कि मेरे सामने कुछ चीज़ें हैं तभी मैं उसके बारे में सोच पाऊँ, तो ये कॉन्क्रीट है। और जो चीज़ें मेरे सामने नहीं है उसके बारे में भी मैं सोच पा रही हूँ, समझ पा रही हूँ, जान पा रही हूँ, तो वो क्या है, मतलब अमूर्त है, अब्स्ट्रैक्ट है। तो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि जो कि मटेरियल से रिलेटेड हो, मतलब कि अगर मैंने कोई चीज़ बच्चों को दिखाई कि जैसे कि ये बॉल है, आप इसके बारे में सोचिए, तो ये कॉन्क्रीट है कि मैं देख के सोच रही हूँ। तो यही पूछ रहा है कि मटेरियल से रिलेटेड हो, सिंबल से रिलेटेड ना हो। तो ऐसी कौन सी अवस्था है बच्चे की, तो वो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल है, मतलब कि कॉन्क्रीट कोई चीज़ होगा जो कि मूर्त रूप से प्रेजेंट होगा, उसके बारे में सोच पाना, तो ये कॉन्क्रीट ऑपरेशनल की अवस्था होगी। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, फॉर्मल ये होगा ही नहीं, और उसके बाद प्री ऑपरेशनल भी नहीं है, ये सेंसरी मोटर में तो है ही नहीं। इसमें मटेरियल से लोग सोच नहीं पाते, बच्चे सोच नहीं पाते। तो यहाँ पे कॉन्क्रीट की मटेरियल की बात कर दी तो आप कॉन्क्रीट आराम से आंसर लगा सकते थे। हिंदी में थोड़ा सामग्री करके लिखा था तो समझ नहीं आ रहा था। और यहाँ पे 6 नंबर वाला क्वेश्चन है, हम देखते हैं अगला कि सामाजिक निर्माणवादी सिद्धांतवादी बच्चे को सामाजिक निर्माणवादी मतलब कि जो सामाजिक सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं वो बच्चे को किस तरीके से देखते हैं, तो क्या वो एक कोरी पट्टी के रूप में देखते हैं बच्चों को, या फिर ज्ञान के निष्क्रिय कोरी पट्टी तो नहीं देखते हैं, एकदम ब्लैंक स्लेट तो नहीं देखते हैं, ये तो व्यवहारवादी कर सकते हैं या उसके पहले के लोग कर सकते थे, लेकिन सामाजिक निर्माणवादी नहीं देखते हैं। ऐसे में बच्चे को निष्क्रिय प्राप्तकर्ता मानते हैं, बिल्कुल भी नहीं मानते, ऐसा नहीं है। ज्ञान के निर्माण में शामिल सक्रिय प्राणी, मतलब कि बच्चे जो होते हैं वो एक्टिव लर्नर होते हैं, वो अपने ज्ञान का निर्माण, बच्चे जो होते हैं वो एक्टिव लर्नर होते हैं, वो अपने ज्ञान का निर्माण खुद करते हैं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट थियरिस्ट कंसीडर द चिल्ड्रन एज, तो बच्चे को कैसे ब्लैंक स्लेट मानते हैं, बिल्कुल नहीं। पैसिव मानते हैं बच्चों को, बिल्कुल भी नहीं। और एक्टिव बीइंग इन्वॉल्व्ड इन क्रिएशन ऑफ नॉलेज, बच्चे जो है वो एक्टिव होकर अपने नॉलेज का निर्माण करते हैं, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। मिनिएचर एडल्ट भी नहीं मानते हैं, यहाँ पे सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि छात्रों के बीच संवाद को प्रोत्साहित करना और पाठ प्रदान करना किसका उदाहरण है। छात्रों के बीच संवाद को प्रोत्साहित करना और पाठ का मतलब है स्कैफ फोल्डिंग प्रदान करना किसका एग्जाम्पल है। स्कैफ फोल्डिंग का मतलब है कि हेल्प देना, एक तरीके से हेल्प देना। तो आप पाठ को हिंदी में मचान भी एग्जाम में लिख कर आता है, तो आप इसको हिंदी इसका ना देखें बल्कि इसके इंग्लिश को याद रखें कि स्कैफ फोल्डिंग होता है इसकी इंग्लिश, और स्कैफ फोल्डिंग का मतलब होता है हेल्प होता है। तो छात्रों के बीच संवाद को प्रोत्साहित करना और उसको स्कैफोल्डिंग मतलब कि हेल्प प्रदान करना, हेल्प मतलब सहायता प्रदान करना किसका उदाहरण है, तो ये समीपस्थ विकास का क्षेत्र है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का क्षेत्र है। ये जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में ही हेल्प प्रदान किया जाता है। तो जो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट होता है उसमें ही स्कैफोल्डिंग प्रदान की जाती है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। और प्रतिक्रियाओं का अनुबंधन नहीं है ये, सकारात्मक पुनर्बलन भी नहीं है ये, और लास्ट ऑप्शन जो है वो सीखने का हस्तांतरण भी नहीं है ये। तो ये क्या है समीपस्थ विकास का क्षेत्र बनाना, जिसमें कि बच्चों को स्कैफोल्डिंग दिया जाता है, मतलब कि जो वो जानते हैं और वो जो नहीं जानते हैं उसके बीच का जो दायरा होता है उसे हम ZPD बोलते हैं। और उसी में मतलब जो हम नहीं जानते हैं और जहाँ तक हम जान सकते हैं वहाँ तक जाने के लिए जो हमें हेल्प प्रदान किया जाता है उसी को हम स्कैफोल्डिंग बोलते हैं। तो यहाँ पे जो है वो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। Encouraging dialogue among students and provided scaffolding are example of creating a zone of proximal development। ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है। और अगला क्वेश्चन अगर हम देखें कि किसने प्रस्तावित किया कि नया ज्ञान बच्चे के मौजूदा ज्ञान और समर्थन के साथ जानने में सक्षम होने के बीच के अंतर में निर्मित होता है।
किसने ये प्रस्तावित किया है कि जो नए ज्ञान होते हैं, जो नया न्यू नॉलेज होता है, बच्चे के जो मौजूदा ज्ञान, मतलब बच्चे ऐसा नहीं है, बच्चे जो सामाजिक निर्माणवादी या सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं वो ऐसा तो नहीं मानते कि बच्चे कोरे स्लेट हैं, वो एकदम पैदा हुए हैं फिर उसमें इंफॉर्मेशन भर दो, वो ऐसा नहीं मानते। उनके अंदर कुछ ज्ञान है, उनके अंदर कुछ मौजूदा ज्ञान है और उसको वो समाज में रह के, सोसाइटी में रह के, इंटरेक्शन करके, मतलब हर चीज़ों से अपने ज्ञान का निर्माण कर रहे हैं। तो मौजूदा ज्ञान और समर्थन के साथ जानने में सक्षम होने के बीच के अंतर में निर्मित होता है। तो उसको किसने कहा है, मतलब ये किसने कहा है कि बच्चे जो उनके नया ज्ञान बच्चे के मौजूदा ज्ञान और समर्थन के साथ जानने में सक्षम होने के बीच अंतर में निर्मित होता है। तो ये लेव वाइगोत्स्की का कथन है। बड़ा कठिन तरीके से मतलब इसका हिंदी लिखा है। एक बार हम इसके इंग्लिश वाले पोर्शन को देखते हैं कि हु प्रपोज्ड द न्यू नॉलेज इज कंस्ट्रक्टेड एज अ जोन बिटवीन what the children knows and what she is capable of knowing with support। वही ZPD की ही बात कर रहा है इंग्लिश में। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो नया नॉलेज है, जैसे कि जो हम जानते हैं, जैसे कि हमारा ये दायरा है कि मैं इतना ही जानती हूँ और यहाँ पे मैं इतना जान सकती हूँ, इतना भी मेरी कैपेसिटी है कि मैं यहाँ तक जान सकती हूँ। तो लेकिन मैं अपने से नहीं जान पा रही हूँ वो चीज़ों को। तो यहाँ से यहाँ तक जाने का जो दायरा है उसे हम ZPD बोलते हैं। यही पूछा जा रहा है कि इसके मतलब जहाँ तक हम जानते हैं और जहाँ तक हम जान सकते हैं उसके बीच का जो अंतर है उसको हम क्या बोलते हैं, ZPD बोलते हैं, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। उसके बाद जो है वो किसके मतलब कैसे हम ZPD तक पहुँच सकते हैं। तो जैसा पिछला वाला क्वेश्चन था कि हमें कोई अगर सहायता करे तो हम ZPD तक पहुँच सकते हैं। तो यही क्वेश्चन में पूछ रहा है, मुझे खुद का उसका नहीं समझ में आ रहा था कि हु प्रपोज्ड द न्यू नॉलेज इज कंस्ट्रक्टेड इज अ जोन बिटवीन व्हाट द चाइल्ड नोज एंड व्हाट सी इज कैपेबल टू नोइंग विद सपोर्ट। मतलब कि हम किस सपोर्ट से कहाँ तक जान सकते हैं और कितना जानते हैं, उसके बीच का जो अंतर है ये इसकी बात मतलब ZPD की बात किसने कही थी, मतलब पूरे तरीके से वो यही पूछ रहे हैं। ZPD की परिभाषा यही है, वो यही पूछ रहे हैं कि ZPD की बात किसने कही थी। तो लेव वाइगोत्स्की ने कहा था। और ZPD का फुल फॉर्म क्या होता है, तो मैंने आपको मतलब कि इसका जो फॉर्मूला है वही यही, मतलब उसका जो डेफिनेशन है वो यही है कि जहाँ तक हम जानते हैं और जहाँ तक हम जान सकते हैं उन दोनों के बीच का जो अंतर होता है वही जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट होता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है देखते हैं, अगर इनमें से कौन सी स्थिति बाल केंद्रित कक्षा का उदाहरण है। चारों ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो बाल केंद्रित शिक्षा का उदाहरण है। तो बाल केंद्रित शिक्षा का उदाहरण जो है वो चारों ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि बाल केंद्रित शिक्षा का उदाहरण है। तो एक कक्षा जिसमें कि छात्र समूहों में बैठे हों और बारी बारी से प्रत्येक में जाते हों। मतलब एक कक्षा है जिसमें कि मतलब हमें चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम की बात करनी है यहाँ पे। तो एक ऐसा क्लासरूम है जिसमें बच्चे समूहों में बैठे हैं, एक बच्चे जो हैं क्लास के वो समूह में बैठे हुए हैं और शिक्षक बारी बारी से प्रत्येक में जाते हैं। तो समूह में बैठे हैं और शिक्षक जो है बारी बारी से प्रत्येक में जाते हैं, मतलब 4-5 समूह बनाए गए हैं क्लास में और शिक्षक जो है वो बारी बारी से सभी समूह में जा रहे हैं। पहला ऑप्शन तो ये बोल रहा है। दूसरा ऑप्शन क्या बोल रहा है कि एक कक्षा जिसमें छात्रों का व्यवहार शिक्षक के द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार और दंड के द्वारा नियंत्रित होता है। तो ये चाइल्ड सेंटर्ड बिल्कुल भी नहीं है, उसको टीचर अपने तरीके से कंट्रोल कर रहा है, तो ये बिल्कुल नहीं होगा। अगला क्या है कि एक कक्षा जिसमें कि शिक्षक निर्देश देता है और छात्रों को नोट्स याद करने के लिए कहता है। तो नोट्स याद करने की बात भी बिल्कुल नहीं है, ये चाइल्ड सेंटर्ड की बात नहीं हो रही है। एक कक्षा जिसमें कि छात्र जो चाहे करते हैं जबकि शिक्षक उन्हें चुपचाप देखता रहता है, ये तो एकदम ही खत्म क्लास हो गया। इसका तो कोई मतलब ही नहीं है कि बच्चे कुछ भी करते रहें और शिक्षक देखते रहें, तो ये भी नहीं सही है। यहाँ पे पहला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ही सही है कि एक कक्षा जिसमें छात्र समूहों में बैठे हैं और शिक्षक बारी बारी से प्रत्येक में जाते हैं, तो ये जो है वो चाइल्ड सेंटर्ड को दिखा रहा है। तो ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही सही होगा। अगर यहाँ पे हम देखें कि चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम की बात कौन सा कर रहा है, तो अ क्लास इन विच द स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन ग्रुप एंड द टीचर टेक्स टर्न टू गो टू ईच ग्रुप। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही है। और अगला क्वेश्चन है कि गोल्डन रूल में प्रदर्शित आदर्श पारस्परिकता का विचार कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के किस चरण की
प्रमुख विशेषता है। तो गोल्डन रूल से प्रदर्शित, ये थोड़ा सा नया क्वेश्चन है, मतलब कि नया का मतलब कि ये क्वेश्चन जो है वो नया क्वेश्चन है कि गोल्डन रूल में प्रदर्शित आदर्श पारस्परिकता का विचार कोहल वर्ग के अनुसार नैतिक विकास के किस चरण की विशेषता है। तो सामाजिक व्यवस्था विन्यास नहीं, सामाजिक अनुबंध की भी नहीं है, सार्वभौमिक नैतिक इसकी भी नहीं है। यहाँ पे किसकी है, अच्छा लड़की, अच्छा लड़का, अच्छा लड़की अभिविन्यास, मतलब लेवल 2 की बात कर रहा है ये। लेवल 2 की बात कर रहा है ये कि पहला तो है कि दंड और आज्ञाकारिता, दूसरा है कि टिट फॉर टैट है, और तीसरा क्या है मतलब कि स्टेज 3 मतलब कि लेवल 2, उसमें अच्छा लड़की, अच्छा लड़का और अच्छा लड़की ओरिएंटेशन की बात जो है वो गोल्डन रूल में आती है। तो आप इसको एज इट इज़ याद करके रख लीजिए कि गोल्डन रूल जो है वो कोहल वर्ग के अनुसार किस में आती है, तो वो अच्छा लड़का, गुड बॉय, गुड गर्ल ओरिएंटेशन में आती है, मतलब लेवल 2 में आती है, लेवल 2 में आती है, ठीक। लेवल 2 के स्टेज 1 में आती है, मतलब कि ओवरऑल स्टेजेस को देखें तो 6 स्टेजेस हैं, तो 3rd स्टेज में आती है। और उसके बाद लेवल 2 मतलब कि लेवल कितने हैं, 3 लेवल हैं, तो 2nd लेवल का पहला है ये। तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। इसको आप अच्छे से याद रख लीजिए क्योंकि ये नया क्वेश्चन है, फिर से बन सकता है कि स्टेज ऑफ मोरल डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू कोहल वर्ग, मोरल डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू कोहल वर्ग, अच्छा नहीं, क्वेश्चन यहाँ पे आगे का छूट गया, मैं सोची कौन सा क्वेश्चन आ गया ये। तो द आइडिया ऑफ, यहाँ पे देखिए गोल्डन रूल का आइडिया जो है किसका कैरेक्टरिस्टिक्स है चारों ऑप्शन में से कोहल वर्ग के अनुसार। तो गोल्डन रूल जो है वो गुड बॉय एंड गुड गर्ल ओरिएंटेशन है, डी ऑप्शन अच्छे से आप याद रखिए, लेवल 2 और स्टेज 3 कोहल वर्ग के अकॉर्डिंग। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हावर्ड गार्डनर के अनुसार बुद्धि क्या है। व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन है, व्यवहार में नकारात्मक परिवर्तन है, मूल उत्पादों का उत्पादन करने की क्षमता है, या फिर कई विशिष्ट क्षमताओं का एक समूह है। तो हावर्ड गार्डनर के अकॉर्डिंग क्या है, हावर्ड गार्डनर के अकॉर्डिंग जो है वो बुद्धि क्या है, कई विशिष्ट क्षमताओं का एक समूह है। इन्होंने मल्टीपल टाइप के, मतलब बहुत सारे टाइप के, मल्टीपल इंटेलिजेंस थियरी इनके थियरी का नाम ही है, मतलब इन्होंने बहुत सारे टाइप के 8 से 9 टाइप की बुद्धि की बात किया था, जैसे कि इंटरपर्सनल हो गया, इंट्रापर्सनल हो गया, और लिंग्विस्टिक हो गया, उसके बाद काइनेस्थेटिक हो गया, स्पाशल हो गया, और उसके बाद नेचुरलिस्टिक हो गया। इस तरीके से उन्होंने बहुत सारे इंटेलिजेंस की बात किया था, बहुत सारे टाइप के इंटेलिजेंस की बात किया था। तो उनके अकॉर्डिंग जो है वो कोई भी व्यक्ति किसी भी तरीके से बुद्धिमान हो सकता है, हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ विशिष्ट क्षमताएं मतलब की पाई जाती हैं। तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ही सही है। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो क्या है, शिक्षकों को मानकीकृत पाठ्यक्रम, शिक्षा शास्त्र और मूल्यांकन के तरीकों का पालन करना चाहिए। पहला ऑप्शन बोल रहा है कि असर्शन बोल रहा है कि शिक्षकों को मानकीकृत पाठ्यक्रम मतलब कि स्टैंडर्ड पाठ्यक्रम हो गया, शिक्षा शास्त्र और मूल्यांकन के तरीकों का पालन करना चाहिए। और अगला है कि अगला क्या है कि शैक्षिक प्रणालियों को बच्चों के बीच व्यक्तिगत मतभेदों को नज़रअंदाज करना चाहिए और उन्हें खारिज कर देना चाहिए। मतलब कि बच्चों में जो भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस आती हैं, बच्चों में जो भी इंडिविजुअल डिफरेंस होती हैं, उसे नज़रअंदाज करके खारिज करना ये तो बिल्कुल ही गलत है। ये क्या है, ये ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत है, ये ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत है। और दूसरी बात ये है कि हमेशा ही शिक्षकों को मानकीकृत शिक्षा शास्त्र और मूल्यांकन के तरीकों का हमेशा स्टैंडर्ड होके ही बात नहीं करनी होती है, क्योंकि हम प्राइमरी और अपर प्राइमरी में पढ़ा रहे होते हैं, तो उन्हें हमें ऐसी चीज़ें करनी होती हैं जो कि वो रियल लाइफ से जोड़ पाए, कनेक्ट कर पाए, उस तरीके से हमें काम करना होता है। चाहे वो मूल्यांकन में काम करना हो, चाहे पढ़ाने में काम करना हो, चाहे उन्हें पढ़ाना हो, चाहे करिकुलम बनाना हो, एकदम ऐसा नहीं है कि एकदम उसके स्टैंडर्ड फॉर्म का ही यूज़ करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से दोनों ही ऑप्शन जो है वो गलत है, दोनों ही ऑप्शन यहाँ पे गलत है। यहाँ पे दोनों ही ऑप्शन जो है वो गलत है, और ऑफिशियल आंसर की में भी दोनों ही ऑप्शन को गलत दिया गया है।
क्योंकि कोई भी इतना परफेक्ट नहीं होता कि वो सिर्फ स्टैंडर्ड फॉर्म का ही यूज़ करेगा, और स्टैंडर्ड फॉर्म का सिर्फ यूज़ करेंगे तो प्रैक्टिकल चीज़ें नहीं हो पाएंगी क्लासरूम में। पहली बात तो ये हो गई। और दूसरी बात ये हो गई कि जो भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं बच्चों के बीच में, हमें उसे नज़रअंदाज नहीं करना है, बल्कि हमें उसे एक्सेप्ट करना है और उन्हें खारिज नहीं करना है, बल्कि हमें उनके अनुसार हमें क्लासरूम में पढ़ाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि क्लासरूम में बहुत सारे टाइप के इंक्लूसिव क्लासरूम की हम बात करते हैं तो उसमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस तो होंगे ही होंगे, हर टाइप के बच्चे उसमें शामिल रहते हैं। और वैसे भी कितने भी नॉर्मल बच्चे भी एकदम क्यों ना हो, उनके अंदर भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस होती हैं। दो भाई बहन ही, एक ही माता पिता के दो बच्चे ही क्यों ना हो, उनमें भी व्यक्तिगत बहुत सारे अंतर होते हैं। तो हमें उसको खारिज नहीं करना है, बल्कि हमें उनके हिसाब से अपने पेडागॉजी को चेंज करना पड़ता है, अपने पढ़ाई के तरीके को बदलना, पढ़ाने के तरीकों को बदलना पड़ता है। तो यहाँ पे ए और बी दोनों ही गलत है। और अगला है कि लड़कियों को भाषाओं और कलाओं को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना, गणित और विज्ञान को अपनाने के लिए उन्हें हतोत्साहित करना किसका उदाहरण है? लड़कियों को भाषाओं और कलाओं को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना और गणित और विज्ञान को अपनाने के लिए उन्हें हतोत्साहित करना किसका एग्जाम्पल है? तो जेंडर की समानता तो दिखा नहीं रहा है जी, स्थिरता भी नहीं दिखा रहा, जेंडर का भेदभाव दिखा रहा है कि लड़कियां जो है वो कला और भाषा को पढ़ें और लड़के जो है वो गणित और विज्ञान को पढ़ें। मतलब कि मतलब लड़कों की बात तो यहाँ पे की नहीं गई है, लेकिन यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि लड़कियां भाषा और कला से पढ़ें, उसको पढ़ने के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया गया, और गणित और विज्ञान को अपनाने के लिए उन्हें हतोत्साहित किया गया, डराया गया कि तुम लड़की हो नहीं पढ़ पाओगी, या फिर जो जिस भी तरीके से बोला गया इसको। तो यहाँ पे ये जेंडर भेदभाव दिखाया जा रहा है। सशक्तिकरण ये है नहीं, स्थिरता ये है नहीं, समानता ये है नहीं, ये क्या है? ये जेंडर का भेदभाव दिखाया जा रहा है कि लड़के ये कर सकते हैं, लड़कियाँ ये नहीं। तो यहाँ पे क्या दिखाया जा रहा है? इनकरेजिंग गर्ल्स टू टेक अप लैंग्वेजेस एंड आर्ट्स एंड डिस्करेजिंग देम टू टेक अप मैथमेटिक्स एंड साइंस। ये किसका एग्जाम्पल है? तो ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का एग्जाम्पल है, इक्विटी का नहीं है, कंसिस्टेंसी का भी नहीं है, एंड एम्पावरमेंट का भी नहीं है। यहाँ पे बी और डी सी ऑप्शन जो है वो इसका सही आंसर है। और अपना क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक रचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार भाषा और विचार के बीच का संबंध का सही वर्णन करता है? भाषा और विचार के बीच के संबंध का सही वर्णन जो है वो चारों में से कौन करता है? तो कौन करता है? भाषा विचार निर्धारित करती है, विचार भाषा के द्वारा शासित और निर्देशित होती है, या फिर भाषा और विचार के बीच संबंध द्विदिशात्मक होता है, या फिर भाषा और विचार स्वतंत्र संज्ञानात्मक क्षमताएं होती हैं। तो ये तो ऐसा नहीं है कि विचार भाषा के द्वारा शासित और निर्देशित होता है, बिल्कुल भी नहीं। अगर किसी राइटर के अकॉर्डिंग पूछा जाए, पियाजी या लेवाई गॉत्स्की, तो आंसर बदल सकता है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है जनरल टर्म में। तो जनरल टर्म में जो है वो भाषा और विचार एक दूसरे का संबंध जो है वो द्विदिशात्मक है। मतलब कि द्विदिशात्मक का मतलब कि जैसे कि इधर लैंग्वेज हम रख दिए और इधर यहाँ पे विचार मतलब कि थिंकिंग रख दिया गया, तो यहाँ से यहाँ पे भी का संबंध है और यहाँ से यहाँ का भी संबंध है, मतलब द्विदिशात्मक है। दोनों का संबंध एक दूसरे से द्विदिशात्मक है, दोनों ही इंटर रिलेटेड है, दोनों अलग अलग एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं है कि भाषा विचार को निर्देशित करे या विचार भाषा को निर्देशित करे, ऐसा नहीं है। भाषा और विचार का संबंध जो है वो क्या है? वो द्विदिशात्मक है। अभी तक ये क्वेश्चन आया नहीं था तो जनरल टर्म में, तो आप इसको लिख के रख सकते हैं कि सामाजिक रचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार भाषा और विचार का संबंध जो है वो क्या है? भाषा और विचार का जो संबंध है वो क्या है? भाषा और विचार के बीच जो संबंध है वो क्या है? वो द्विदिशात्मक है। और यहाँ पे मेरा एक भी आंसर गलत नहीं है, क्योंकि मैं जो भी आंसर यहाँ पे आपको बताऊंगी वो ऑफिशियल आंसर की से मैच करके ही बताती हूँ। तो सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही सही है, इनका दोनों तरफ से संबंध है। तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे रिलेशनशिप दिखाया जा रहा है लैंग्वेज के बीच में और थॉट के बीच में, सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट पर्सपेक्टिव में दिखाया जा रहा है। तो लैंग्वेज थॉट को डिटरमाइन करती है? नहीं। और थॉट इज गवर्नड एंड डायरेक्टेड बाय लैंग्वेज? नहीं। रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड थॉट इज बाई डायरेक्शनल है, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, मतलब एक का संबंध इधर से इधर है तो इसका भी इधर से इधर है। बाई डायरेक्शनल है, द्विदिशात्मक है, दोनों दिशाओं में है, ठीक। तो दोनों इंटर रिलेटेड है एक दूसरे से। तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। अगला है कि सीखने के आकलन के बजाय सीखने के लिए आकलन पर ध्यान केंद्रित करना क्या सुनिश्चित कर रहा है? सीखने के आकलन के बजाय सीखने के लिए आकलन करना, सीखने का आकलन करना मतलब जो भी हम सीख चुके हैं उसका आकलन करने के बजाय सीखने के लिए आकलन करना, मतलब कि फॉर्मेटिव
असेसमेंट की बात यहाँ पे की जा रही है और सीखने का आकलन मतलब समेटिव असेसमेंट है। ठीक, तो हमें समेटिव की अपेक्षा फॉर्मेटिव पर ध्यान देना है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें स्व मूल्यांकन करना चाहिए, सहकर्मी का मूल्यांकन करना चाहिए, गुणात्मक प्रतिक्रिया और मात्रात्मक मापदंडों के आधार पर छात्रों के बीच में तुलना करना। तो तुलना करने की बात समेटिव में होती है, फॉर्मेटिव में नहीं होती है, तो डी ऑप्शन तो एकदम नहीं होगा। अपना मूल्यांकन करना, स्व मूल्यांकन करना बिल्कुल सही है। सहकर्मी मूल्यांकन मतलब पीयर असेसमेंट बिल्कुल भी सही है। गुणात्मक प्रतिक्रिया मतलब कि क्वालिटेटिव फीडबैक देना बच्चों में, तो ये भी सही है। 1 और 2 और 3 तीनों ही सही है यहाँ पे। इसमें क्या है 1, 2 और 3 तीनों ही सही है, चौथा तो होगा नहीं क्योंकि गुणात्मक की बात की जा रही है यहाँ पे। और अगर आप इसके इंग्लिश वर्जन को देखेंगे तो आपको क्वेश्चन ही गलत नज़र आएगा कि असेसमेंट फॉर लर्निंग रादर देन असेसमेंट ऑफ लर्निंग में किसको इंक्लूड किया जाता है। तो सेल्फ असेसमेंट को मतलब अपने से स्व जांच करेंगे, स्व मूल्यांकन करेंगे, सेल्फ असेसमेंट होगा, उसमें पीयर असेसमेंट भी होगा। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं क्वांटिटेटिव फीडबैक दिया जा रहा है, क्वालिटेटिव नहीं दिया जा रहा। वहाँ पे गुणात्मक लिखा है, यहाँ पे मात्रात्मक लिख दिया गया है। तो यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन में मिस्टेक है, लेकिन आंसर आपका वही सी ही जाएगा क्योंकि 1 और 2 वाला कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो यहाँ पर भी ऑप्शन 1, 2, 3 ही जाएगा, 4th तो कहीं से हो ही नहीं सकता, इसलिए होगा नहीं, सिर्फ 1, 2 और 3 ऑप्शन होगा। तो आज भी हम लोगों ने 15 क्वेश्चन डिस्कस किए और फिर अब अगले वीडियो में भी हम 15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और ये क्वेश्चन पेपर हमारा CDP वाला पोर्शन जो है वो यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। और अगर आपको चैनल के कंटेंट पसंद आ रहे हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें और कमेंट